हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग, जो खरीदना और बेचना इंटरनेशनली होता है। मतलब कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ या दो कंट्रीज तीसरी कंट्री के साथ जो ट्रेडिंग करती है, बाइंग एंड सेलिंग करती हैं, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो उसमें यही बताया हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में तो कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग जो है, जब वो कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर होती है, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा सा चैप्टर है, इसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, स्टार्टिंग में, लास्ट में डब्ल्यूटीओ के बारे में, बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, तो हम सब कवर कर लेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी जो है बनती जा रही है, रोड वगैरह, आईसीटी टेक्नोलॉजी बनती जा रही है, डेवलप होती जा रही है, तो इसलिए ट्रेडिंग भी बहुत आसान हो गई है ना। अब नए नए तरीके के कम्युनिकेशन आ रहे हैं, डेवलपमेंट भी बहुत फास्टर रेट पे हो रही है, बढ़ोतरी मतलब काफी ज्यादा फास्ट हो रही है। अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्ट आ गए हैं, एयर भी है, वाटर भी है, लैंड भी है, हर टाइप के ट्रांसपोर्ट है, पाइपलाइंस भी हैं, जिसकी वजह से नेशंस, काफी सारे नेशंस आपस में क्लोज आ गए हैं, और जिसकी वजह से ट्रेड उनके बीच में होती है ना। बहुत सारे कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड हो पाती है। देखो, यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड करनी क्यों जरूरी है? अब ऐसा तो है नहीं, देखो, कुछ भी हो, कंट्री चाहे कितनी अमीर हो कितनी गरीब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कंट्री में सारे रिसोर्सेज, सारे साधन प्रेजेंट हो। ठीक है, हमें हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी कंट्री में नहीं बन सकती या फिर नहीं है, तो हमें उसे इम्पोर्ट कराना पड़ता है, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। सो बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमें जो है इम्पोर्ट कराना पड़ता है, और दैट्स व्हाई इंटरनेशनल ट्रेड होती है। ठीक है, अब क्या होता है, काफी सारी कंट्रीज में लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब लेबर का जो रेट है या फिर सामान का जो रेट है, वो कम होता है। अब आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी या फिर सुना भी होगा कि वियतनाम बहुत सस्ता है इंडिया के मुकाबले, है ना। थाईलैंड बहुत सस्ता है इंडिया के मुकाबले। तो वहां पर का, और यहाँ पर भी आप देख लो, दिल्ली में ही या फिर हरियाणा में बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह पे है जहाँ पर कुछ ही, मात्र कुछ ही रुपए में बहुत सारी चीजें आप खरीद सकते हो। तो जहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, चीज को बनाने की कॉस्ट कम होगी, जहां पर लेबर सस्ते में मिलेगी, इसलिए वहां पर हम क्या करते, कंपनी सेटअप करते ताकि हमारे सस्ते में काम हो जाए, और जो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा उसे किसी ऐसी जगह पर बेचे जहां पर मुनाफा ही मुनाफा हो, जहां पर वो प्रोडक्ट महंगा बिके, इस टाइप से। और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये जो है जहां पर सस्ते में मिल जाए और सारी की सारी अवेलेबल हो जाए, दैट्स वाई नेशंस के बीच में बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रेड जो है होती रहती है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड होती है। अब इंटरनेशनल ट्रेड का कंसेप्ट भी देखो क्या होता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूडेड होती है। अब वो कौन कौन से बिजनेस है? एक तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में कौन कौन से गुड्स आते हैं? एक तो टैंजिबल गुड्स जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ के साथ इनटैंजिबल आइटम्स भी जिसको हम देख नहीं सकते या ना छू सकते, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल आइटम्स। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में टैंजिबल भी गुड्स आते हैं और इनटैंजिबल गुड्स भी आते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में ये जो बिजनेस होता है, इसके अंदर क्या आती है? इंटरनेशनल ट्रेड आती है। दूसरी आती है लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग की कंसेप्ट। इन दोनों, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के बिजनेस में भी इंटरनेशनल ट्रेड आती है। जैसे कि लाइसेंसिंग क्या होती है कि जो बिजनेस होता है वो किसी ओनर को ये हक दे देता है कि ठीक है, आप ये पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस जो है किसी उस पर्टिकुलर सिटी में, कंट्री में, स्टेट में या फिर किसी दूसरी कंट्री में खोल सकते हो। जैसे आपने शराब के ठेके देखे होंगे, अब आप उनसे जाके पूछो कि आपने क्यों खोला है यहाँ पर, तो वो लाइसेंस दिखाएंगे कि हमने गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है तो हम खोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस देती है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर बिजनेस एंटिटी कुछ इंडिविजुअल को ये लाइसेंस देती है कि आप ये पर्टिकुलर बिजनेस इस जगह पर इस सिटी में खोल सकते हो। फ्रेंचाइज क्या होती है कि जैसे मान लो मुझे कंपनी पसंद है, मैं उसका माल कहीं पर बेचना चाहती हूँ। जैसे मान लो मुझे नाइक के जूते बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर, जहाँ पर मैं रहती हूँ, वहां पर एक नाइक का शोरूम हो जाए, इस टाइप से। तो मैं उस कंपनी की फ्रेंचाइज ले लूंगी और मैं उन कंपनी का, यानी कि नाइक कंपनी, गुड्स या सर्विसेज सेल करूंगी, जिससे कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो वो कमीशन वाइज हो जाएगा। तो दैट इज फ्रेंचाइज। ठीक है, तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइज के बिजनेस में भी इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड होती है। ठीक है, जैसे कि
पेप्सी या फिर कोका कोला में भी लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी है, ठीक है। एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि कंपनी कोई भी, जैसे इंडियन कंपनी है, उसने किसी दूसरे देश की जाके प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली या फिर दूसरे देश में जाके प्रॉपर्टी खरीद ली। नाउ अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब कम हमारी जैसे इंडिया की कंपनी है वो कहीं बाहर की दूसरी कंट्री को लोन दे दे, लाइक यूएस को ही लोन दे दे, और हमें बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमारी कमाई होने लग गई। और दूसरा एक और तरीका हो सकता है, या फिर दूसरे कंट्रीज के शेयर्स ले लिए, तो जब उनके रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे तो हम शेयर्स को बेच देंगे, इस तरीके से हमारी इनकम हो जाएगी। तो ये अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या आती है, ये किसके पार्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी क्या होती है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ही तो हो रही है एट लास्ट में। तो इस चीज के बिजनेस में भी इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व हो। अब इंटरनेशनल ट्रेड के क्या क्या बेनिफिट हैं, ये बिजनेस के लिए भी और नेशन के लिए, बिजनेस फर्म के लिए और नेशन के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है इंटरनेशनल ट्रेड। अब नेशन को क्या क्या फायदा है ये देखो। एक तो नेशन के पास बाहर का रोकड़ा आएगा, बाहर का पैसा आएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, अगर मान लो हमें बाहर से ही कोई चीज मंगानी है तो हम इजीली उनकी करेंसी में पे कर सकते हैं, है ना। और ये नेशन की स्पेशलाइजेशन में हेल्प करता है, नेशन को स्पेशलाइज बनाता है कि हमारे नेशन के पास ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। और हमारी इकोनॉमी भी जो है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मान लो अगर जापान की कोई एमएनसी यहाँ पर सेटअप होती है इंडिया में, तो इंडियन के लोग ही मोस्टली उस कंपनी में काम करेंगे, क्योंकि वो इंडिया में सेटअप हुई है। तो हमारे लोगों को ये पता चलेगा कि अच्छा जापानीज ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो अपने देश में भी लाओ ये चीज़। तो इस तरीके से स्पेशलाइज हो जाता है और हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है उससे। और उसके बाद क्या बताया हुआ है कि नेशन जो है उसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है, उसके नेशन की ग्रोथ होगी तो उसके एम्प्लॉयमेंट के रेट भी बढ़ेंगे, है ना। और क्या होता है, लोगों के पास ज़्यादा डिमांड, लाइक ज़्यादा चॉइसेस आ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। और जैसे कि पेप्सी इन इंडिया और कोका कोला इन इंडिया, और इससे क्या होता है, लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस होंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ता चला जाएगा, इस टाइप से। अब फर्म्स को क्या क्या बेनिफिट है, एक तो उनका प्रॉफिट बढ़ेगा फर्म्स का, नेचुरल सी बात है। एक तो हम इंडिया में बेचे, और इंडिया के साथ साथ अगर हम बाकी देशों के साथ भी संपर्क करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, तो फिर हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा ही सरप्लस में है तो उससे हमारा प्रॉफिट, और अगर मान लो कोलगेट है, कोलगेट के पास एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है, उसको दूसरे दूसरे देशों में जाके बेच दो तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, पैसा आएगा तो ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी, और ग्रोथ की सक्सेस अच्छी, ग्रोथ जो है फर्म की वो अचीव होगी। डोमेस्टिक मार्केट की कंडीशन, मान लो अगर जैसे इंडिया की मार्केट अभी अच्छी नहीं चल रही है फॉर इंस्टेंस, तो हम बाकी देशों में ट्राई कर लेते हैं बेचने की, ठीक है। बाकी देशों में थोड़े ना मार्केट कंडीशन टफ है, तो इस तरीके से बिजनेस का जो विजन है वो भी इंप्रूव हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं। अगर मैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड के बीच में डिफरेंस पूछूं तो क्या होगा, डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है जो कि सेम कंट्री में होता है, और इंटरनेशनल क्या होता है, दो तीन अलग अलग कंट्रीज़ के लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार होते हैं, मैंने आपको बताया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है। अब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जो वो हमारी कंट्री में फ्रीली मूव करता है, और यहाँ पर जैसे दो तीन कंट्रीज शामिल होती है इसमें, फिर एन नंबर ऑफ कंट्रीज शामिल होती है किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड में, तो रशिया और इंडिया, इनके बीच में लैंड लेबर कैसे बड़ी मुश्किल हो जाएगी ट्रांसफर करने में या फिर मूवमेंट करने में। तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट जैसे इंडिया में सारे मार्केट्स देख लो एक तरीके की हैं ऑलमोस्ट, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट जो है सारे के सारे वो अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि किसी देश का अलग कल्चर है, किसी देश की अलग लैंग्वेज है, किसी देश का अलग टेस्ट है। इस वजह से होम करेंसी यहाँ पर यूज होती है किसमें, डोमेस्टिक बिजनेस में। और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, करेंसी जो है पर्टिकुलर कंट्री की ही चलेगी, ठीक है। जैसे रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेडिंग हो रही है तो फिर रशियन और इंडियन करेंसी चलेगी। पॉलिटिकल सिस्टम, अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम देखना है, जबकि यहाँ पर अगर हम इंपोर्ट करा रहे हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हमें जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी का हमें पॉलिटिकल सिस्टम देखना पड़ेगा और उससे गो थ्रू करना पड़ेगा। अब हम कैसे इंटरनेशनल ट्रेड में घुस सकते हैं ये देख लेते हैं। एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू बता दिया मैंने, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू। अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैं दूसरे दूसरे देश में जाऊंगी, वहाँ के लोकल ट्रेडर्स के साथ, जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगी कि आपको ये जो मेरी
कंपनी है, इसका काम करना पड़ेगा, तो मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगी। जैसे मान लो मेरे को एक कार बनानी है, अब कार में ऐसे तो है नहीं कि एक प्रोडक्ट लगेगा, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लगेंगे, तो मैं उन एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हर देश में जाके, मोस्टली जिन भी देशों के बारे में मुझे नॉलेज है, उन सबके लोकल ट्रेडर्स के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगी कि आप मेरा ये वाला पार्ट बना के मुझे दोगे, इस टाइम तक दोगे, और ये ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, और मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देती हूँ। और फिर जैसे ही वो मेरे पास आ जाएंगे सारे प्रोडक्ट, मैं असेंबल करके कार बना दूंगी। ठीक है, इस टाइप से, जैसे किसी को मैंने टायर्स के लिए बोल दिया, किसी को मैंने सीट के लिए बोल दिया, तो उसके बाद मैं असेंबल करके पूरा अपना प्रोडक्ट बना दूंगी। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब इसके क्या क्या मेरिट्स होते हैं, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती नहीं है, ज़्यादा रिस्क भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से इंटरनेशनल जो फर्म्स होती हैं उनका सस्ते में काम हो जाता है। ठीक है, और लोकल मैन्युफैक्चरर को भी काम मिल जाता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, और वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। डीमेरिट क्या है, जैसे लोकल फर्म्स हैं उनको इतना अच्छे से काम करना ना आए, ठीक है, और वो इतने क्वालिटी की वाली चीज़ ना बना के दे सकें। ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चरर को गुस्सा आ जाएगा कि अगर हम उनके ऊपर थोपेंगे टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, तो लोकल मैन्युफैक्चरर अच्छे से काम नहीं करेगा, और वो जो है फ्री में तो कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, लोकल मैन्युफैक्चरर बहुत ही ज़्यादा पैसे लेते हैं वो, इस तरीके से। और दूसरा कौन सा तरीका है इंटरनेशनल ट्रेड में घुसने का, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, ये मैंने आपको बता दिया। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, एक तो आप ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश होता है, जैसे मान लो मैं रेड टेप के कपड़े जो है उसकी फ्रेंचाइज ले लेती हूँ, तो मुझे लोगों को प्रमोट करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, उन्हें तो ऑलरेडी इस ब्रांड के बारे में पता है, तो इस्टेब्लिश ब्रांड हो जाएगा। और ब्रांड है तो क्वालिटी तो होगी ही, ना कोई एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, ना फाइनेंस की। फाइनेंस थोड़ा बहुत इसमें लगेगा, क्योंकि हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं तो 10-15 लाख की या फिर उससे भी प्लस प्लस की आती है, ना आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेडेशन कंपनी करेगी, एक पूरा कंट्रोल सिस्टम इसका अच्छे से होता है, अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, इसमें आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि काम नहीं है, इस टाइप से, क्योंकि वो मेन ब्रांच करती है कि कैसे हमें मार्केटिंग करनी है, कैसे कस्टमर बुलाने, इस टाइप से। एक्सपेंशन का आप सोच सकते हो, आप अपनी गुडविल भी इंक्रीज कर सकते हो, फीडबैक भी डायरेक्ट मिल जाता है। और चौथा तरीका क्या होता है, जॉइंट वेंचर। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा फर्म आपस में मिल जाती हैं, हैंड्स ज्वाइन कर लेते हैं कि अब हम एक ही फर्म बन जाएंगे और अब हम जो है अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो किसी लोकल कंपनी के अंदर इंटरेस्ट ले लेता है उसको बाय करने के लिए, उस कंपनी को बाय करने के लिए, तो दोनों के दोनों आपस में मिलकर जॉइंट वेंचर बन जाते हैं। ठीक है, अब लोकल फर्म जो होती है, लोकल कंपनी जो होती है, वो इंटरेस्टेड होती है कि ठीक है मैं फॉरेन के साथ काम करूँ क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश्ड भी और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। तो लोकल और फॉरेन इंटरप्रेन्योर्स जॉइंटली मिल जाते हैं और एक नया एंटरप्राइज, नया बिजनेस खोल लेते हैं, जिसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। इसके मेरिट क्या है, एक तो कंपटीशन घट जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगी स्मॉल कंपनी की, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, मतलब अपने अपने देशों की एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कॉम्पिटेंस अच्छे से कर पाएंगे, और लार्ज कैपिटल से बच जाएंगे, ज़्यादा कैपिटल उन्हें लगानी नहीं पड़ेगी। डीमेरिट क्या है, एक तो जैसे कैपिटल शेयरिंग होती है, कोई भी नया बिजनेस सेटअप होता है तो ये देखना पड़ता है ना कि कौन कितना पैसा लगाएगा, तो उसमें कैपिटल शेयरिंग में दिक्कत आती है। लीगल रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा होती है जॉइंट वेंचर में, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, हम दो लोग आ रहे हैं, दो पार्टीज मिल रही है तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, और मोनोपोली भी बन सकती है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन ना हो, क्या पता। नेक्स्ट इज होली ओन्ड सब्सिडरीज। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक फॉरेन कंपनी है, एफसी मैं इसको लिख देती हूँ, और इसकी जो इक्विटी कैपिटल है उसका 100% इक्विटी कैपिटल, मतलब पूरी की पूरी इक्विटी कैपिटल कौन एक्वायर कर ले, एक पेरेंट कंपनी। ठीक है, एक बड़ी सी कंपनी आके फॉरेन कंपनी की इक्विटी कैपिटल 100% एक्वायर कर लेती है, तो उसे क्या कहते हैं, होली ओन्ड की, मतलब पूरी ओन ही कर ली एक तरीके से सब्सिडरी। ठीक है, अब होली ओन्ड सब्सिडरी जो है वो फॉरेन मार्केट में इस्टेब्लिश कैसे कर सकती है, या तो नया फर्म ही बना डाले, वो नया बिजनेस ही सेटअप कर डाले, और फिर वो बाइंग एंड सेलिंग भी स्टार्ट कर दे, तब जाके वो एक होली ओन सब्सिडरी बन सकती है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है एक्सपोर्ट प्रोसीजर और इंपोर्ट प्रोसीजर, लेकिन उससे पहले मैं आपको WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करा देती हूँ। ठीक है, तो नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, ये एक ऐसी संस्थान है जो कि सपोर्ट करती है ट्रेडिंग को। अब जैसे
ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से बहुत सारे नेशंस आपस में जुड़ गए हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है ना। लेकिन ऐसे थोड़े ना कि बाइंग एंड सेलिंग स्मूथ होती रहती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंट्री ट्रेड बैरियर्स भी लगा देती है, टेरिफ्स भी लगा देती है कि हमारे देश में इस देश का तो सामान आएगा ही नहीं आएगा, और अगर आएगा तो बहुत सारा टैक्स दे के आएगा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो कौन देखता है? WTO। जैसे मान लो दो दो भाई बहन के बीच में लड़ाई हो गई तो कौन सुलझाता है? मम्मी पापा सुलझाते हैं। ऐसे ही WTO जो है, अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई भी मसला हो जाता है, कोई भी झगड़ा टाइप हो जाता है, या फिर कोई भी इशू आ रहा होता है दो तीन कंट्रीज के बीच में, तो फिर वो कौन सुलझाता है? WTO। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ था, मतलब सेटअप हुआ था 1 जनवरी 1955 को, और इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको एक इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा सेटअप किया गया था। मतलब बहुत सारे देशों ने ये अनुरोध किया था कि ये जो है वो बननी ही बननी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव ऑफ मेंबर स्टेट्स ने पार्टिसिपेट भी करा था, और ये कंट्रीज के बीच में जितनी भी ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको नेगोशिएशन की वजह से सॉल्व करते हैं। WTO के ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर किसी देश ने ट्रेड टैरिफ्स या फिर बैरियर लगा रखे, ट्रेड टैरिफ और बैरियर अब मैंने आपको बता ही दिया कि मान लो कोई देश ऐसा हो जाता है कि हमारे देश में इसका तो माल आएगा ही नहीं, इस पर्टिकुलर देश का, और अगर आएगा तो फिर क्या होगा? वो टैक्स दे के आएगा। ठीक है, तो अगर कोई कंट्री ऐसे ट्रेड टैरिफ्स और बैरियर लगा देती है तो उनको कम करना किसका काम होता है? WTO का, ताकि एक स्मूथ फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बन के रहे। इससे क्या होता है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि उनके पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बीच में चॉइसेस होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, इंक्रीज हो जाती है इनकम, इफेक्टिव डिमांड हो जाती है, हाई प्रोडक्शन और ट्रेड हो जाती है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वर्ल्ड के रिसोर्सेज जो है वो अच्छे से यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है? नेशन के बीच में एक इंटीग्रेशन की, कि सब कुछ एक सब कुछ सारा सब कुछ एक ही है, उस इंटीग्रेशन की फीलिंग नेशन के बीच में आती है। अब फंक्शंस क्या है WTO के? ये भी उसी की तरह जो मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल जो बैरियर है इंटरनेशनल ट्रेड के, उनको रिमूव करना, कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है उनको रिजॉल्व करना, ये देखना कि जो ट्रेड पॉलिसी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और एक कॉमनली एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप करना कि सभी को ये सारे ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन मानने हैं, और कोई नहीं मान रहा तो दे विल बी पनिश्ड। ठीक है, और बाकी एजेंसी से कंसल्ट करना कि हाँ हम अच्छे से पॉलिसी बना रहे हैं नहीं बना रहे, और किसी पॉइंट में अगर दिक्कत है तो उसमें हम कैसे रेक्टिफिकेशन करें। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस और गाइडेंस प्रोवाइड करना दूसरे देशों को कि अब तुम्हें फॉरेन ट्रेड कैसे मैनेज करनी है। जो फिस्कल पॉलिसी होती है देश की, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आप अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स का पैसा आ रहा है वो कंट्री में कैसे लगाए कंट्री की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये फिस्कल पॉलिसी के रिलेटेड जितने भी मैनेजमेंट है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, उनके लिए लोगों को या फिर नेशन को गाइड करना ये WTO का काम है। और पुअरेस्ट नेशन जो गरीब देश है उनके लिए डेवलपमेंट कैसे कैसे हो ये WTO बताती है। ठीक है, और ये अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करती रहती है, कौन सी पॉलिसी हमारी अच्छी है कौन सी नहीं है, और जो नहीं है उसको कैसे इंप्रूव करना है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF और वर्ल्ड बैंक, इनके साथ कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेशन करना, ताकि हमारी फेयर पॉलिसी बने ग्लोबल वर्ल्ड के लिए। और उसके एक्टिंग एज अ फोरम फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन, जितना कम हो, जितने लाइसेंसिंग कम हो उतने ज़्यादा हम लाइसेंस कम करें। अब इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे हर एक कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज है तो ट्रेडिंग में दिक्कत आती है, ज़्यादा रिस्क है इसके अंदर, क्योंकि इंटरनेट ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत सारा गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, जैसे लाइसेंस वगैरह का, और अलग अलग कंट्रीज के बीच में क्योंकि ट्रेडिंग हो रही है तो सबका लॉ अलग है। पेमेंट में बड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि आपको फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठे करने पड़ते हैं, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट फॉरेन ट्रेडर, आपको ये नहीं पता कि जो फॉरेन ट्रेडर है वो कौन है, कैसा है, कहाँ पे रहता है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा ये जो WTO है और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जितना भी थ्योरी थी वो कंप्लीट कर लिया हमने। अब हमें करना है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हाईएस्ट मार्क्स में आता है। और सेकेंडली इसके रिलेटेड आपको जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कुछ डॉक्यूमेंट्स 3-4 ही है आपको पढ़ने हैं इंपोर्ट से रिलेटेड, बस इतना हमारा चैप्टर बचा है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है।
नाउ एक्सपोर्ट प्रोसीजर में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्सपोर्ट क्या होता है। देखो, एक्सपोर्ट माने कि जैसे मान लो हमारे इंडिया में कोई सामान बन रहा है तो हम दूसरी कंट्रीज में जाके बेच रहे हैं ताकि हमारा मुनाफा और हो जाए। तो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है स्टेप, ओप्स, हाँ, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, जैसे मैं एक्सपोर्टर हूँ, मैं जो है दूसरी कंट्रीज में माल बेचती हूँ या फिर सामान बेचती हूँ, तो मुझे काफी सारे बायर्स की, जो मुझसे खरीदना चाहते हैं, काफी सारे बायर्स की मेरे पास इंक्वायरी आएगी। वो मुझसे पूछेंगे कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, क्या कंडीशन एक्सपोर्ट की, ऐसे ऐसे। तो मैं उनको क्या भेजूंगी, एक क्वोटेशन भेजूंगी। क्वोटेशन जो है एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी प्राइस, क्वालिटी, एक्सपोर्ट की टर्म्स एंड प्रोसीजर, उसके रिलेटेड सब कुछ लिखा होगा उस क्वोटेशन में। उस क्वोटेशन को आप प्रोफॉर्मा इनवॉइस भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर बायर जो है उस क्वोटेशन से या फिर उस प्रोफॉर्मा इनवॉइस से सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है, मुझे इसी एक्सपोर्टर से, यानी कि इसी एक्सपोर्टर से सामान खरीदना है, मुझे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन भी सही लगी, तो क्या करेगा, अपना ऑर्डर प्लेस करेगा या फिर अपना इंडेंट प्लेस करेगा गुड्स के लिए कि ठीक है मुझे खरीदना है। अब मुझे कैसे पता कि वो जो बायर दूसरे देश से बोल रहा है कि मुझे खरीदना है, आपसे ही खरीदना है, उसके पास पैसे है या नहीं, वो मुझे पैसे देगा या नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट इतना सस्ता थोड़ी ना रहता, बड़ा महंगा होता है। तो मैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहती हूँ कि उसके पास इतना पैसा है भी या फिर नहीं है। तो वो अपने बैंक से बनवा के लाता है एक डॉक्यूमेंट, कौन, जो बायर होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप होता है कि मैं एज ए एक्सपोर्टर अपने बायर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहती हूँ। उसके बाद क्या होता है, मान लो अगर मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लाइसेंस की जरूरत है, जैसे शराब के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, किसी हथियार के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, और भी एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट है जिसके अंदर लाइसेंस की जरूरत होती है। तो अगर कोई मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है तो मैं एक्सपोर्ट लाइसेंस मुझे बनवाना पड़ेगा किसी बैंक से। उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसके लिए हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे लाइसेंस बनता है, हमें बस स्टेप्स देखने हैं। ठीक है, पांचवा स्टेप क्या होता है, जैसे ही मुझे लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाएगा, इफ आई नीड फॉर माई प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलने के बाद जो एक्सपोर्टर है वो बैंकर को अप्रोच करता है। अब मैं क्या करूंगी, बैंक में जाऊंगी और मुझे प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए पैसा चाहिए, मतलब प्री शिपमेंट फाइनेंस चाहिए। क्यों, क्योंकि अब मुझे ऑर्डर भी तो बनाना है, जिस चीज का मुझे ऑर्डर मिला है उस चीज के लिए मुझे प्रोडक्ट भी तो बनाना है। ठीक है, उस चीज के लिए मुझे पैसा चाहिए होगा, तो मैं बैंक से पैसा लेके आऊंगी और उसके बाद जैसे मुझे ऑर्डर मिला है इंपोर्टर की तरफ से, मैं उस ऑर्डर को प्रिपेयर करूंगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो दूसरे देश में जाएगा, तो हमारे देश की नाक ना कटे या फिर हमारे देश की वाहवाही हो आगे जाके देश में कि देखो इस कंट्री का प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वो आपकी गुड्स की क्वालिटी को चेक करेगी, तब अगर वो अच्छा निकला तभी एक्सपोर्ट करने देगी, इस टाइप से। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एक्साइज, उसके बाद आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से पहले एक्साइज ड्यूटी क्लियर करनी होती है। ठीक है, और एक्साइज ड्यूटी क्लियर कैसे होगी, जब आप जाओगे एक्साइज कमीशन के पास, जब आपकी एक्साइज ड्यूटी भी हो जाएगी तब उसके बाद आपको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी बनवाना पड़ेगा। अब जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जब आप बनवा लोगे तो फिर आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। अब आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई एंड अब आपको शिपिंग स्पेस बुक करना है, एक शिप के अंदर थोड़ा सा स्पेस चाहिए ताकि वो आपके प्रोडक्ट के लिए, ताकि वो इम्पोर्टर की जगह पे पहुंचा सके। तो अब आप जाते हो किसी शिपिंग कंपनी के पास शिपिंग स्पेस के लिए पूछने, तो शिप वाले आपसे पूरी जानकारी लेते हैं कि आपका कौन सा गुड एक्सपोर्ट होना है, किस डेट को, किस जगह पर आपका जो गुड है वो जाएगा, मतलब भेजना है। और आपकी जितनी भी पैकिंग की जिम्मेदारी, आप अच्छे से पैकिंग करना, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट की जितनी भी नेसेसरी डिटेल है, नेम और एड्रेस इम्पोर्टर का, ग्रॉस और नेट वेट, जो आपका पोर्ट है, शिपमेंट का डेस्टिनेशन जो है आपकी, वो सब उस प्रोडक्ट के अंदर होना चाहिए, पैक्ड प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, आपके गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस भी करवानी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप होता है, कस्टम क्लियरेंस का। कस्टम क्लियरेंस क्या होती है, ये देखो, जब आपका गुड जो है पैक भी हो जाता है, डिटेल्स भी आ जाती है, फिर आपको शिप पे लोड करने से पहले आपको कस्टम क्लियरेंस करवानी पड़ती है। इस पर्पस के लिए आपको शिपिंग बिल प्रिपेयर करवाना होता है, उसकी 5 कॉपी जो है वो कस्टम अप्रेजर को देनी होती है, और उसमें फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कमर्शियल इनवॉइस, एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ इंस्पेक्शन अगर नेसेसरी है तो, और इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स भी लगाना है। जब ये सारे ऊपर वाले डॉक्यूमेंट्स आपने लगा दिए तो उसके बाद आपका
जो शिप वाले जो पोर्ट वाले मेंबर्स है वो आप पे ट्रस्ट कर लेते हैं और आप उस अपने शिप में आपको प्रोडक्ट के लिए स्पेस दे देते हैं और उसके बाद आप जो है आपका सामान डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद नंबर आता है मेट रिसीप्ट का। जो शिप का कैप्टन है वो आपको एक मेट रिसीप्ट देता है कि हमारी तरफ से अब जो है आपका गुड जो है वो हो जाएगा डिलीवर जहां पर भी आपका होना होता है, ठीक है। उस मेट रिसीप्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि वेसल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, पैकेज का डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ शिपमेंट, मार्क्स, कंडीशन वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल्स होती है। शिप मेट रिसिप्ट मिलने के बाद आपको थोड़े पैसे और देने होते हैं, जैसे कि जो शिपिंग कंपनी जो भाड़ा है शिप का, ट्रांसपोर्ट के पैसे तो लगेंगे ही ना, वो आपको देंगे, कैप्टन को पैसे देना होता है फ्रीट का, ठीक है। उसके बाद आपको एक इनवॉइस प्रिपेयर करना होता है कि आपने गुड्स को भिजवा दिया, जिसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद आप इम्पोर्टर को इन्फॉर्म कर देते हो कि मैंने जो है सामान भिजवा दिया है और इम्पोर्टर जो है आपको पैसे दे देगा, इस टाइप से, ठीक है। अब एक्सपोर्ट के कौन कौन से आपको भेजने हैं, लाइक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने हैं वो देख लेते हैं। एक तो है शिपिंग बिल। शिपिंग बिल क्या होता है, ये एक मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको बेसिकली परमिशन मिल जाती है कि हाँ आप अपने गुड को एक्सपोर्ट कर सकते हो इस जगह से। इसके अंदर सारी डिटेल्स होती है कि एक्सपोर्टर का नाम, एड्रेस क्या है, किस शिप का नंबर वगैरह क्या है, कौन सी कंट्री में जाएगा, इम्पोर्टर का क्या नाम है, क्या एड्रेस है। मेट रिसिप्ट मैंने बता दी, कैप्टन आपको देते हैं जब आपके गुड्स लोडेड हो जाते हैं, उसमें गुड्स के रिलेटेड सारा सब कुछ डिटेल्स होती है, ठीक है। और लेटर टू क्रेडिट क्या होता है, जब मैं जानना चाहूँ कि मेरा जो बायर है उसके पास मेरे को पैसा देने के लिए इतने पैसे हैं या नहीं है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट वो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमारा एक इम्पोर्ट प्रोसीजर और बचा है, वो और पढ़ लेते हैं ना। इम्पोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, इम्पोर्ट यानी कि मान लो हमें किसी दूसरी कंट्री से कुछ खरीदना है, ठीक है। मान लो हमारी इंडियन कंपनी को रशिया कंट्री से कुछ खरीदना है तो वो इम्पोर्ट करा लेंगे, मतलब खरीदना होता है इम्पोर्ट, ठीक है। लेकिन हमें करेंसी उसी पर्टिकुलर कंट्री की पे करनी होगी। जैसे अगर हम रशियन गुड खरीद रहे हैं तो हमें रशियन करेंसी में ही पेमेंट करनी होगी। तो सबसे पहला स्टेप इम्पोर्ट प्रोसीजर का क्या होता है, ट्रेड इंक्वायरी। मुझे एज अ इम्पोर्टर मुझे क्या करना होगा, पहले तो ये देखना होगा कि मुझे कौन सा सामान मंगाना है, किस कंट्री से मंगाना है, किस किस कंट्री में जो मुझे सामान मंगाना है वो अवेलेबल है, उस कंट्री के पर्टिकुलर कौन कौन से एक्सपोर्टर है और मुझे किस एक्सपोर्टर से कॉन्टैक्ट करना है। इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड इंक्वायरी। कि मैं पहले की इंक्वायरी कर रही हूँ कि मुझे कहाँ से खरीदना है, किससे खरीदना है, इस टाइप से। और फिर जैसे मैंने एक्सपोर्टर को सिलेक्ट कर लिया तो एक्सपोर्टर जो है वो क्या भेजेंगे, मुझे क्वोटेशन भेजेंगे, जैसे मैंने आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर में बताया था, जिसको आप परफॉर्मा इनवॉइस भी कहते हो। और उसके बाद इम्पोर्टर यानी कि मेरे पास वो परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इम्पोर्टर किसको कंसल्ट करूंगी, द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एग्जिम पॉलिसी। ये एग्जिम पॉलिसी होती है। इसमें क्या होता है कि मैं देखूंगी कि जो सामान मैं मंगा रही हूँ क्या उसमें मुझे एक लाइसेंस की जरूरत है। जैसे एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी लाइसेंस की जरूरत होती थी ना किसी किसी प्रोडक्ट के लिए, वैसे क्या मैं सामान जो सामान मैं मंगाना चाहती हूँ उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है, और अगर है तो मुझे एक इम्पोर्ट लाइसेंस रिक्वायर होगा, ठीक है। तो मुझे इम्पोर्ट लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठे करने पड़ेंगे। मान लो मैंने रशिया कंट्री चुन ली तो मैं रशिया से क्या मंगाऊंगी, रशिया की करेंसी लेके आऊंगी कहीं ना कहीं से, या फिर आरबीआई से, या फिर कोई ऐसा बैंक जो कि आरबीआई से रिलेटेड है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। तो वहां से मैं करेंसी को लेके आऊंगी उस पर्टिकुलर कंट्री की, ताकि मैं पेमेंट कर सकूं। उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी पर्टिकुलर एक्सपोर्टर से कि ठीक है जी, मैंने आपके लिए करेंसी का भी इंतजाम कर लिया है और मैं आप ही से अपने गुड को डिलीवर करवाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्टर डिमांड फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट। अब क्या होता है, एक्सपोर्टर जो है मुझ जानना चाहता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं कि मैं उसको पे कर सकूँ, तो मुझसे लेटर ऑफ क्रेडिट मांगता है। तो मैं अपने बैंक में जाऊंगी और एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाऊंगी, तो मेरा बैंक इशू करेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान के पास इतने इतने पैसे हैं और वो आपके पैसे आराम से पे कर सकता है, फिर कर सकती है। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट मैं किसको दूंगी, एक्सपोर्टर को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैं एडवांस में अपना जो फंड है जो मुझे एक्सपोर्टर को पे करना है वो कर लूंगी, लाइक एडवांस में इकट्ठा कर लूंगी। अगर मैंने लेट कर दिया ड्यू डेट से भी पहले
तो मेरे ऊपर भारी पेनल्टी लगेगी, ठीक है, पेनल्टी लगेगी। उसके बाद क्या होता है, जो एक्सपोर्टर होता है वो रिसिप्ट भेज देता है शिपिंग एडवाइस की। ये एक्सपोर्ट का लास्ट वो आ गया है स्टेप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 6 ही है। अब एक्सपोर्टर ने मुझे रिसिप्ट सेंड कर दी, इसमें क्या स्टेट होता है शिपिंग एडवाइस में, इट स्टेट्स कि एक्सपोर्टर ने जो अपने गुड्स हैं वो डिस्पैच कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होता है, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है, अब एक्सपोर्टर जो है वो बैंकर को डॉक्यूमेंट्स देता है कि मैंने अपनी तरफ से इनके गुड्स भेज दिए हैं। बैंकर जो है इंपोर्टर को बिल ऑफ एक्सचेंज देता है। अब मैं जो हूँ उस मतलब एज ए इंपोर्टर मैं उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करूंगी, तो फिर उसके बाद मुझे इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, और बैंक जो है उस एक्सपोर्टर को पैसे भी भेज देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द शिपमेंट, आफ्टर शिपिंग द गुड्स, जैसे ही गुड्स की शिपिंग हो जाएगी, जो ओवरसीज सप्लायर है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गुड्स का अराइवल हो जाता है, यानी कि मेरे पास गुड्स वगैरह आ जाते हैं। देन नेक्स्ट, अब लास्ट स्टेप होता है कस्टम क्लियरेंस का। कस्टम क्लियरेंस यानी कि जो कुछ भी पैसा देना बचता है इंपोर्टर के थ्रू, वो उसको पे करना पड़ता है। थोड़ा बहुत इनको भी पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेड गुड्स और सब्जेक्ट टू, बहुत सारे ऐसे इंपोर्टेड गुड्स है जिसको कस्टम क्लियरेंस करवानी पड़ती है ऑलमोस्ट सभी को ही, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस है और इसके अंदर काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो उस कस्टम क्लियरेंस के लिए इंपोर्टर को एक एजेंट को हायर करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CNF एजेंट, ताकि वो इन सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल कर सके। सबसे पहले इंपोर्टर को क्या मिलेगा, डिलीवरी ऑर्डर, जिसको आप एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी भी कहते हो, ठीक है। इस ऑर्डर की वजह से इंपोर्टर जो है अपने डिलीवरी ऑफ गुड्स को ले सकता है जस्ट आफ्टर पेइंग द फ्रीट चार्जेस। जैसे इंपोर्टर जो है वो भाड़ा दे देता है कि शिप का जितना भी पैसा लगा है वो दे देता है डिलीवरी का, और फिर उसे क्या मिल जाता है, डिलीवरी ऑर्डर का एंडोर्समेंट या फिर एंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी। जब उसने फ्री चार्जेस दे दिया, मतलब भाड़ा दे दिया, अब इंपोर्टर को थोड़ा डॉक ड्यूज भी पे करना होता है, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जो डॉक या फिर पोर्ट ड्यूटीज का होता है वो पे करना होता है। उसके बाद उसको पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसीप्ट मिल जाती है, जिसके लिए उसे 2 कॉपीज किसकी, एक एप्लीकेशन की सबमिट करनी पड़ती है, ताकि वो शिपिंग ड्यूज ऑफिस को सबमिट कर सके। और जैसे ही डॉक ड्यूज आपने पे कर दिए, उसके बाद आपने एप्लीकेशन भी फिल कर दी, फिर उसमें से एक एप्लीकेशन जो है वो पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज के पास रेफर कर दी जाएगी। फाइनली इंपोर्टर जो है उस फॉर्म को, एक और फॉर्म को फिल करता है, जिसका नाम क्या है, बिल ऑफ एंट्री फॉर असेसमेंट ऑफ कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी। एग्जामिनर जो है जो गुड्स हैं उसको एग्जामिन करता है कि सारे गुड्स सही है या नहीं, रिपोर्ट देता है, बिल एंट्री करवाता है। उसके बाद ये जो बिल है वो प्रेजेंट किया जाता है पोर्ट अथॉरिटी को, और वो कुछ चार्जेस वगैरह होते तो वो ले लेते हैं इंपोर्टर से, और फाइनली जाके जो गुड्स है वो इंपोर्टर को मिल जाता है। तो इतना लंबा प्रोसीजर होता है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने पड़ते हैं, तब जाके कस्टम क्लियरेंस होता है और तब जाके आपको अपने गुड्स जो है मिलते हैं। अब इसके अंदर आपको इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स जो जो आपके सिलेबस में वो कौन कौन से है, एक तो इंपोर्ट ऑर्डर और इंडेंट। मान लो मुझे समझ में आ गया कि मुझे किस एक्सपोर्टर से अपना सामान ऑर्डर करना है, तो मैं उसको इंपोर्ट ऑर्डर दे दूंगी, जिसको मैं इंडेंट भी बोलती हूँ। शिपमेंट एडवाइस क्या होता है, जब एक्सपोर्टर मुझे बोल देता है कि मैंने सेंड कर दी है आपकी गुड्स, उसको एक PDF भी देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिपमेंट एडवाइस, जिसके अंदर शिप का नंबर, नाम, डेट ऑफ डिलीवरी, कब तक डिलीवरी होगी, और उसके बाद किस पोर्ट पे होगी, किस जगह से आ रहा है, एक्सपोर्टर इंपोर्टेड का नाम, एड्रेस वगैरह ये सब लिखा होता है, ठीक है। और लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ये गारंटी होती है कि हाँ इंपोर्टर इतने पैसे पे कर सकता है बाय द बैंक, तो उसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो सारा चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका काफी पसंद आया होगा। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।